हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। आज मैं आपके सामने नीट 2021 के जो केमिस्ट्री पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के डिस्कशन पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम आज ये देखेंगे कि पेपर में कितना मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, कितना इजी था और कितने क्वेश्चन टफ थे। इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी किया जा सकता है। एक होता है क्वेश्चन के एकदम इन डेप्थ डिटेल में जाना, और एक होता है जब आप एज ए स्टूडेंट सोचते हो कि आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में आप जब बैठे हो तो आपको उस क्वेश्चन को कितना इजीली, कितना आसान से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो देखो हर बच्चा कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि नीट का पेपर 3 घंटे का नहीं 6 घंटे का है, आराम से करो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा बच्चा कर जाएगा। लेकिन जो टाइम बाउंडेशन होती है ना, वो बच्चे को प्रेशराइज करती है, वो आपको रेडी करती है कि नहीं, आपको इतने टाइम में ही इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इस बार आपके पास 200 क्वेश्चंस थे, टाइम लेकिन वही था। तो ओवरऑल बच्चा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन करना एक अलग बात है, क्वेश्चन को टाइम के साथ फिनिश करना एक अलग बात है। तो आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कितना ईजी वे में किया जा सकता था। नीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं, बस आपको दिख जाएगा हाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा और आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि सॉल्यूशन में आपको करना क्या था, क्या सोच रखनी थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके क्या कहता है, बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इंक्रीजेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रीजन दे रखा है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, अब आपसे बोल रहा है कि इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में टिक करना चाहिए। ऐसे तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पी ब्लॉक के नजरिए से भी देख सकते हो और मैं इसको ऑर्गेनिक के नजरिए से भी देख सकता हूं। इट्स डिपेंड आप इसको देखते कैसे हो। तो देखो, मुझे पता है HF है, HCl है, HBr है और HI है। मेरे पास 4 मेंबर आपके सामने हैं। ठीक है, HCl है, HF है, HBr है और HI है। अब आपसे क्या है, जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो बच्चा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कभी भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होगा। और जब भी कभी भी बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग H+ आयन बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये अपना H+ आयन लूज करेगा तो ये बनाएगा F-, ये लूज करेगा तो बनाएगा Cl-, ये लूज करेगा तो बनाएगा Br-, और ये लूज करेगा तो बनाएगा आपका I-। बच्चा मेरा, एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तभी माना जाता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। मैं अपने स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, एन एसिड said to be a stronger acid when its conjugate base is stable, that is more stable the conjugate base stronger is the respective acid। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऐसे जज की जाती है। ठीक है, अब बच्चा मेरा, ये बात आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं F-, Cl-, Br- और I- में देखता हूं तो I- की साइज बहुत बड़ी है और साइज बड़ी होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर रखता है। यही कंपैरिजन अगर मैं F- से कंपेयर करता हूं तो F- की साइज एज कंपेरिजन टू I- की साइज छोटी है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं है। और अगर इसका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा तो इसका रिस्पेक्टिव एसिड भी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। जबकि अगर आप F- से I- की तरफ जाते हो बच्चा, तो टॉप से बॉटम चूंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो गया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है इन द फॉर्म ऑफ I-। साइज बड़ी होगी तो नेगेटिव चार्ज वहां पे इजीली होल्ड किया जा सकता है, और जब नेगेटिव चार्ज होल्ड हो सकता है तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन में वापस आएंगे, आप देखिए तो इन्होंने दिया है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, मतलब स्टेटमेंट 1 मेरा सही है। ठीक है,
अब अगर मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है तो उन्होंने सेकंड रीजन दिया है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है और टेंडेंसी ऑफ लूजिंग H+ आयन बढ़ जाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी अपनी जगह सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी अपनी जगह एग्जैक्टली सही है, इसलिए आपका सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन बैठता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आप जब आप सॉल्व कर रहे होते तो कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आपको एक एक छोटा सा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नैनो सेकंड्स का क्वेश्चन है। आप बहुत इजीली स्टेटमेंट देखो, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और सीधे टिक कर दो कि हाँ यार ये हमारा आंसर सही बैठता है। ठीक है, क्लियर कट है। तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आए थे। मजे की बात ये था कि जो पेपर आया था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत सिंपल पेपर आया था, टू द पॉइंट लैकोनिक स्टाइल पेपर पूछा गया था, कोई इधर उधर घुमाया नहीं गया था। एक आध क्वेश्चन हर बार घुमाते हैं, अच्छी बात है, तो घुमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों से यहाँ मिस्टेक क्या होती है। बहुत सारे बच्चे तो इस बेचारे नोट को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये होता है। आप एग्जाम के प्रेशर में होते हो तो बहुत लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि भैया नोट लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप ध्यान नहीं देते हो, तो यहाँ पे आपका मिस्टेक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 11th का क्वेश्चन लगता ही नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में ही अपन लोग ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को पढ़ लिया था। अरे अगर आपको याद हो, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइस्फेयर, ये क्लास 10th की चीजें थी। फिर भी ये क्लास 11th में हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर में आता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही चीज होती है, ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो आपके सेम हो, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब कौन से ऐसे स्पीशीज हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम हो सकते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ने नॉट लगा रखा है, इसलिए नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखता हूं तो Mn2+ है। यहाँ पे थोड़ी सी ये आपको तुरंत आइडिया होनी चाहिए कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए नुकसानदायक है। अब जैसे मैग्नीज है 25 है, तो सिंपल सी बात है यार, मैग्नीज की जगह मैं कॉन्फ़िगरेशन करने चलूंगा तो ये होगा आर्गन 18 4s2 3d5। इसमें शायद कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है Mn2+। जब आप Mn2+ करोगे तो आर्गन 18 4s0 3d5 आ जाएगा। राइट, क्लियर कट है। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास 2s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। यही बात आप Fe के 3+ पे करिए। अब बेसिक सा लॉजिक है यार, अगर मैग्नीज 25 है तो आयरन 26 होगा, और जब आप Fe3+ का करोगे तो इक्विवेलेंट टू Mn2+ आएगा। जब आप Fe3+ का निकालोगे तो वो भी इक्विवेलेंट टू Mn3+ आएगा, दैट इज आर्गन 18 4s0 3d5। मतलब Fe3+ का और Mn2+ का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे नॉट मांग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 10। तो इसके पास भी 10 है और इसके पास भी 10 है, तो ये दोनों पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑक्सीजन 6, 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से 8 इधर ऑक्सीजन 8 और 2 नेगेटिव चार्ज से 10, और फ्लोरीन 9, 1 10। तो टोटल मिला के इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्त? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो घुमा फिरा के ऑप्शन आपके पास यही बचता है, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इसको तुरंत स्टाइल से कर सकते थे, सीधे 8 2 10, 8 2 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, ये तो खत्म हो जाता ऑप्शन। दिमाग लगाना था आपको इसमें और इसमें। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर एटॉमिक नंबर सेम अलग अलग हैं और चार्ज का 1 का डिफरेंस है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ये जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होगे तो आप तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो बचता है एक ही ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे Fe2+ है, ठीक है, और यहाँ पे Mn2+ है। ये 26, ये 2, और यहाँ 25 और 2। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे आपके 24 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आ रहा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। पहला क्वेश्चन किया हमने, दूसरा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन थे।
बस आपको उस टाइम अपने आप को मेंटली स्टेबल करना था कि हाँ यार ये क्वेश्चन कितनी इजीली हम कर सकते हैं। लिटरली केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन जो मुझे फील हुआ कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत है। बहुत क्वेश्चन में तो आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया हुआ, जैसे आपका सामने ये क्वेश्चन। अब थर्मोडायनेमिक्स में मुझे लगता है कि इनको कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं इन पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन इतना सिंपल सवाल देने की क्या जरूरत थी यार। बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है Cp - Cv = R, ठीक है, कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही क्वेश्चन पूछे, क्या इसको समझाया जाए, तो कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है, सभी ने पढ़ा है Cp - Cv = R। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यार इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है, इसका मतलब पेपर आपका सिंपल आया है ओवरऑल पेपर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में Cp और Cv में रिलेशन, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में Cp - Cv = R खूब बार किया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक के बारे में भी अगर मैं कहूं तो कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन उन्होंने नहीं बनाए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड है। अब देखिए कभी भी बेंजोइल परऑक्साइड है, यहाँ पे आपके पास HBr है, तो आपने कभी ना कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा, ठीक है। अब बच्चा मेरा अगर ये बेंजोइल परऑक्साइड है तो ये होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। आपने बहुत बार पढ़ा है कि जब भी कभी भी बेंजोइल परऑक्साइड होगा या कोई भी टाइप का परऑक्साइड होगा तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या था कि अगर मान लीजिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे HBr करना है, तो याद करिए आपने पढ़ा होगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको मार्कोनिकॉफ करके सॉल्व करते थे, ठीक है, मार्कोनिकॉफ करके सॉल्व करते थे, और अगर यहाँ पे परऑक्साइड लिखा होता था तो हम इसको एंटी मार्कोनिकॉफ करके सॉल्व करते थे। आई होप इतनी केमिस्ट्री आपने जरूर पढ़ी होगी, ये आपने जरूर किया होगा, ठीक है, इतना आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ में आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो और दूसरी जगह हेलोजन लगाओ। एंटी मार्कोनिकॉफ में आपने इसका रिवर्स पढ़ा होगा। अगर मैं इसको मार्कोनिकॉफ से सॉल्व करता हूं तो ये होगा CH3CH, यहां आ जाएगा Br और यहां आ जाएगा आपका CH3, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहां ज्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को आप वहीं लाओगे, ठीक है। सेम एज एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका रिवर्स कर दीजिएगा, दैट मींस CH3 यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ आएगा Br। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि मार्कोनिकॉफ में मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन, मतलब जो भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो तो होके रहेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में ऐसा कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब अपन लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैं क्वेश्चन को यूं कर सकता हूं, बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इनके ऑप्शन को पकड़िए, आप इनके ऑप्शन को पकड़िए, आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। परऑक्साइड दिख रहा है, आप खुद देखिए इन्होंने एक ऑप्शन में यहाँ Br लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे शिफ्टिंग कर रखी है, हाइड्राइड शिफ्ट कर रखी है। एंटी मार्कोनिकॉफ में कभी हाइड्राइड शिफ्ट होती नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या रखा है, ये बीच में एक सिचुएशन ला के रखी है OCO6H5, जब आप मैकेनिज्म करोगे तो आएगी, लेकिन हमको यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड से मतलब है, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, बीच का इंटरमीडिएट नहीं बताना है आपको, तो ये भी खत्म ही हो गया। अब इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भाई साहब ने मार्कोनिकॉफ लगा रखा और यही एक ऑप्शन है जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगा रखा है। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे इन्होंने क्या लगा दिया है, Br लगा दिया है, और दूसरी जगह क्या लगा दिया, H लगा दिया है। यही तो अपन को कंसेप्ट पढ़ना है, यही तो हमारा क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ कंसेप्ट है, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखो तो कुछ भी नहीं था, आपको पेन तक नहीं चलानी थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन यूं घुमा सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल वाइज जाओगे तो टफ है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप सही से देखो तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा और एग्जाम्पल्स किए होंगे तो उन्होंने ये सीधे सीधे एग्जाम्पल उठा के दे दिया है, ठीक है। आपने मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है NaCl की,
आपको दे रखी है NaCl की, HCl की, सोडियम एसिटेट की, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब हमको लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये दे रखी है। आपको क्या बतानी है एसिटिक एसिड के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, आपको चाहिए क्या, आपको एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड कहां से आएगा, एसिटिक एसिड कहां से आएगा, एसिटिक एसिड में आपको जो चाहिए होता है आप एक तरफ लेते हो, जो नहीं चाहिए होता है वो माइनस कर देते हो। आपके सामने एक क्या है, आपके पास NaCl है, एक आपके पास क्या है बच्चा HCl है, और एक आपके पास क्या है सोडियम एसिटेट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको XYZ करके सॉल्व कर देता हूं, आप उसके बाद बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। मुझे इसको निकालना है, NaCl वाले को थोड़ी देर के लिए आप X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए और आप इसको Z मान लीजिए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अगर आपको एसिटिक एसिड के लिए चाहिए तो जो चाहिए मतलब आपको क्या चाहिए, अगर आप एसिटिक एसिड को देखते हो तो आपको CH3COO- चाहिए और आपको क्या चाहिए H+ चाहिए। मतलब अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट की मिल जाए और H+ की मिल जाए तो मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे एसिटिक एसिड की आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहां से H+ की मिल जाए और इसकी सॉल्ट की मिल जाए, ये दोनों को ऐड करके मुझे इसकी चाहिए। अब आप सिंपल से सोचिए ये किस इन तीनों पार्ट में से है, तो भैया इस पार्ट में यहां छुपा के बैठा हुआ है, और दूसरा मेरे पास क्या है H+ है जो कि किसके पास है, वो है इसके पास। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे Na नहीं चाहिए और मुझे Cl नहीं चाहिए। तो देखो ये देखो NaCl कोई काम का नहीं है, अपने आप वो कट जाता है, ठीक है, क्लियर कट है। तो आपको ये पार्ट एकदम नहीं चाहिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या करिए Y + Z - X को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने खड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, क्वेश्चन को समझना इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो समझिए अगर आपको CH3COO- Na+ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा, आप इसको लिख सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या यूज करोगे HCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, राइट। माइनस करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ एंड प्लस ऑफ माइनस में डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, दैट इज माइनस ऑफ यहां पे Cl-, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके डन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके हाथ में क्या आएगा, आपके हाथ में क्या आएगा CH3COO- और क्या आ जाएगा आपके हाथ में H+ आएगा। बस बच्चा इन दोनों पार्ट को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने खड़ा है यू, ठीक है। तो आप सोचिए क्या क्या आपके पास है, रिस्पेक्टिवली डाटा दे रखा है, मतलब सोडियम एसिटेट का दे रखा है कितना 91, HCl का दे रखा है 426.16 और NaCl का दे रखा है 126.45। तो आपको कुछ नहीं करना है, 91 को ऐड करना है किसके साथ, 91 को किसके साथ ऐड करना है आपको 426.16, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है किसके साथ, सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको 126.45 के साथ, ठीक है, ओके 126.45 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आपके सामने होगा, दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 390.71। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, न्यूमेरिकल वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं इसको मॉडरेट की तरफ लेके जाऊंगा। देखो क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट या मीडियम और तीसरा हार्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट है, ऐसे अगर कंसेप्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन ने सॉल्व करते टाइम आपका समय खाया होगा या समय लगेगा, जस्ट आपका इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम जाया होगा, और जब टाइम जाया होगा तो उसको उठा के मीडियम में डाल दो। तो ये क्वेश्चन जो है आपका किसका है, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको बहुत इजीली सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने या तो बहुत समय दिया होगा और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखते ही टिक करके निकल गए होंगे। मैं आपको सही बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एज अ स्टूडेंट अगर आप करना चाहोगे तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जो इसमें से सब में कॉमन होगा और उसको करके निकल जाऊंगा।
एक को निकालूंगा और सबके लिए वो कर दूंगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, फिर क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये एक ऐसा स्टूडेंट सोच बता रहा हूं। हाँ, मुझे सॉल्व करना होगा तो नो डाउट यार मैं पूरा सॉल्व करके ही आपको बताऊंगा कि इतने बॉन्ड पर इतने लोन पेयर, इतने बॉन्ड पर इतने लोन पेयर पे ये शेप, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हमेशा बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सीखा होगा, उसका कंसेप्ट सीखा होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना ही आपकी जीत है, इस बात का ख्याल रखिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं यार, पढ़ता तो हर बच्चा है लेकिन टॉप एक ही बच्चा करता है। पढ़ता तो हर बच्चा है, उसके करने का स्टाइल अपना अलग होता है, जिसको टॉप करना होता है, जिसको रैंकिंग लानी होती है। आपके पढ़ने का जो एटीट्यूड होना चाहिए दैट इज डिफरेंट, वो आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, मेहनत अपनी जगह है और मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क अपनी जगह है। आपको स्मार्ट वर्क प्लस मेहनत दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को, तभी आप एग्जाम में नीट को क्रैक कर पाओगे। नीट का एग्जाम टाइम के साथ खेलता है, कोई भी एग्जाम आपके टाइम के साथ खेलता है, लेकिन नीट में आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी करनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी जब पेपर हुआ तो कुछ बच्चों से बात हुई, बच्चों ने ये कहा कि सर हम बायो पहले कर लिए थे, उसके बाद हम जब केमिस्ट्री में आए तो हमने केमिस्ट्री की, लेकिन फिजिक्स में आते आते बहुत सारा पार्ट फिजिक्स का छूट गया। रीजन क्या था? उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, अपने सामने क्लॉक रखिए, आप देखिए कि क्वेश्चन को आप कितना समय दे रहे हैं और कितना समय आपको देना चाहिए, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप दे कितना रहे हो, ये दोनों में बहुत बड़ी बात है। इसी गैप को आपको कम करना है। ठीक है, क्लियर कट है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपके सामने PCL 5 दे रखा है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा PCL 5 की शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। अभी मैं आपको निकालना भी दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन का तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, तो देखिए ए का आंसर 4 हो गया, ए का 4 होना ही होना है। अब मैं क्या करूंगा, इन दो ऑप्शन को तुरंत कैंसिल करूंगा, मेरी कोई काम का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखना, ए का 4 इसमें भी, ए का 4 इसमें भी, बी का 3rd इसमें भी, बी का 3rd इसमें भी, मतलब जो इंटरचेंज हुआ है वो किसमें हुआ है? सी और डी में हुआ है। तो इसका मतलब मैं एग्जाम हॉल में बी निकालूंगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, जब मैं एग्जाम हॉल में रहूंगा तो मैं बी नहीं निकालूंगा, क्योंकि दोनों में मुझे पता है। मैं सीधे या तो सी सॉल्व करूंगा या तो डी सॉल्व करूंगा। डी को उठाता हूं, आपने पढ़ा होगा BF3 का सीधे सीधे आपने पढ़ा होगा बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0, तो उसकी जो शेप होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। तो यहां पे डी पे गए, ये ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब डी का सेकंड कौन सा ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, मतलब इसकी भी बैंड बजी, बचाइए। अब देखिए, मैंने आपके सिर्फ इस दो को किया और आंसर निकाल दिया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही ट्रिक आपको अपनानी है, यही चीज आपकी जरूरी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही टिक करना है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे प्यारी चीज यही होती है। हाँ, मैं इसके इनडेप्थ में जा रहा हूं, नो डाउट, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप सोचो कि कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही आपकी जीत है। ये क्वेश्चन अगर आप पूरा करने बैठोगे तो कम से कम 3 मिनट खाएगा, क्योंकि आप इसमें पहले बॉन्ड पेयर निकालोगे, फिर इस पे लोन पेयर निकालोगे, उसके बाद शेप हाइब्रिडाइजेशन का याद करोगे। असल में एज पर रूल आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ मात्र 1 मिनट का है, और आप इसमें से 1 मिनट बचाओ, ये 1 मिनट का नहीं है। अगर आप इसको करने बैठोगे तो ये मात्र मेरे हिसाब से 25 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे ये 30 सेकंड कहां बचाओगे? तो बेटा ये 30 सेकंड तो फिजिक्स में बचाओगे, यही तो जीत है। आप टाइम मैनेजमेंट इसी को तो बोलते हैं यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने 2 ऑप्शन को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस खत्म, क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था। हाँ, आपको दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, अब देखिए PCL 5 के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर एंड हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर। इसका भी एक तरीका है, आप या तो डायरेक्ट करो या तो फॉर्मूला यूज करो। बॉन्ड पेयर का तरीका क्या होता है? सॉरी, टोटल मेंबर -1 करेंगे तो आपका बॉन्ड पेयर आ जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आपको लोन पेयर निकालना है तो फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 इंटू बॉन्ड पेयर बाय 2। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हो और फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो। अब अगर मैं PCL 5 के बारे में बात कर रहा हूं दोस्त, मुझे बॉन्ड पेयर निकालना है। टोटल मेंबर बोले तो 1 हमारा फास्फोरस है और 5 हमारे क्लोरीन है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए दोस्त? हमारे पास 6 मेंबर हो गए, तो ये 6, 1 हटा दिया,
माइनस कर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ गए 5। क्लियर कट है। मुझे लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर निकालने के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल्स का सम। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 7 5 35 प्लस 5 कितना हो गया 40। ठीक है, माइनस 8 इंटू बॉन्ड पेयर दैट इज 5 डिवाइड बाय 2, सीधे आ गया 0। तो बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0 पे आपने कभी शेप पढ़ी होगी, आपने कभी ज्योमेट्री पढ़ी होगी। बॉन्ड पेयर 5 एंड लोन पेयर 0 पे सम कितने का आता है 5 का आता है। और आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये AB5 का केस है। और जब कभी भी AB5 होता है तो इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपकी इसकी क्या होती है ज्योमेट्री होती है। ठीक है, आप इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसी कारण से बुलाते हो क्योंकि इसके साथ क्या होती है 2 पिरामिड क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ट्राइगोनल, इस ट्रायंगल के अराउंड 2 पिरामिड बनते हैं, इसलिए आप इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बुलाते हो। ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड कितनी है, एक्सियल कितना है, कितना आपस में एंगल है, कितने एंगल्स हैं, ये सब कुछ आप जानते हो। जैसे PCl5 की बात करें तो PCl5 में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो आएंगे, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इसके 10 आएंगे। वैसे एक फॉर्मूला होता था NC2। क्वेश्चन पूछना तो ये पूछते तो काम का होता, समझ में भी आता। ये चुग्गे चुग्गे क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के उसकी सिर्फ ज्योमेट्री निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बनते कि हाँ यार बता कितने नंबर ऑफ एंगल होंगे, कितने एंगल होंगे, कितने टाइप्स के एंगल होंगे। जैसे NC2 आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपने लगाया होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेयर n इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, आप यहां से निकाल सकते हो। खैर, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब एक तरीका और भी है मेरे पास, मैं सीधे सीधे ऐसे करूंगा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 होते हैं, और पांचों क्लोरीन को बट गए, तो क्या उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या? फिर से सोचिए, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, पांचों के पांचों उसने बॉन्डिंग में यूज कर दिए, तो क्या उसके पास कुछ भी बचा? आंसर इज नहीं बचा। इसका मतलब सीधे सीधे लोन पेयर 0 आएगा। आप चाहते तो आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन यूं हो जाता। ठीक है, बस हाँ थोड़ा सा मेहनत तो होगा ही होगा यार। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0 पे सम 5 का आएगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री निकल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा SF6 के साथ भी काम करेंगे आप, तो SF6 भी ऐसे ही काम करता है। SF6 में क्या है आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0। देखो कैसे निकाला बॉन्ड पेयर 6, टोटल मेंबर 7 थे, एक को माइनस कर दिया, सीधे 6 आ गया। लोन पेयर 0 निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं यार 6 होते हैं, और मैंने 6 के 6 यूज कर लिए, तो मेरे पास कुछ तो बता ही नहीं, तो लोन पेयर क्या हो गए 0 हो गए। अब यहां पे आपके बॉन्ड पेयर आए 6, लोन पेयर आया आपका 0, सम 6 का हो गया, और जैसे ही 6 का आया सीधे सीधे ऑक्टाहेड्रल निकला। ठीक है, तो ये देखिए इसके सामने सीधे सीधे ऑक्टाहेड्रल बैठ रहा है। ठीक है, इसके सीधे देखिए ऑक्टाहेड्रल बैठ रहा है। ठीक है, इसी तरह ही आपको बाकी सबको सॉल्व करना था। ठीक है, BrF5 में बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1। कैसे फटाफट लोन पेयर निकाल दिया, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 5 फ्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक पेयर बचा। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। ठीक है, इसकी शेप जो हो जाएगी वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, बहुत सिंपल था। और लास्ट BF3 जिसमें बॉन्ड पेयर आपके कितने बचा 3 है, और लोन पेयर 0 है। अरे बोरॉन के पास कहां से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, इजी से भी सिंपल था। ठीक है, अगर आप टाइम की बात करोगे तो मात्र और मात्र 30 सेकंड, इससे ज्यादा आपको नहीं देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मेरा मोटिव क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व तो सब लोग करा देंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को कितना इजी, कितना आसान तरीके से हमको ट्रिक वाइज करना है, ये हमारा मोटिव होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जर्कोनियम एंड हफोनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो बहुत बार पढ़ा है आपने लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d इज नोन एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। 4f का 5d से पहले फिल होना लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहलाता है।
और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D और 5D होते हैं उनकी जो साइज होती है, उनकी जो रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे ये जो फैमिली है ये है टी जरा हाफ वाली फैमिली, इट इज टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हफोनियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि यार ये 3D का है, ये 4D का मेंबर है और ये 5D का मेंबर है, और आपने इनके बीच में रेडियाई पढ़ी होगी कि जर्कोनियम हफोनियम की बराबर रेडियाई होती है, आइडेंटिकल रेडियाई होती है बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, ये सीधे सीधे यहाँ पे लग जाता। ठीक है, अब सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, डायगोनल रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इससे कोई एटॉमिक रेडियाई पे इंटर रिलेशन नहीं है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई पूछी है तो सीधे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट को यूज करना है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन था, मैं इसको डी ब्लॉक का कहूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहूं नहीं कह सकता। ठीक है, पीरियोडिक में भी यही हम लोग पढ़ते हैं जब आप एटॉमिक रेडियाई वाला कंसेप्ट पढ़ते हो, डी ब्लॉक में भी पढ़ते हो भाई। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको क्लास 12 का डी ब्लॉक का मान लो, चाहे आप इसको क्लास 11 के चैप्टर 3 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मान लो, आपकी मर्जी, कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। जर्कोनियम और हफोनियम की आइडेंटिकल रेडियाई क्यों होती है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको आता होगा कि फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा कि 4f की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो पुअर होती है, इस वजह से जो रेडियाई हो जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से इस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का। आपने इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट नाम का एक लिगेंड पढ़ा होगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, बहुत फेमस लिगेंड, बहुत बार यूज करके आपने पढ़ा होगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट दैट इज EDTA जो है वो आपका कौन सा लिगेंड है? तो हमको पता है यार ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, चाहते तो ये क्वेश्चन को सड़क से सॉल्व करके निकल जाओ, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि इनको सवाल में अगर ऑप्शन चेंज करना होता तो इनको कुछ और देना चाहिए था। मुझे लगता है कि इनको ऑप्शन देना चाहिए हेक्साडेंटेड विथ 4 एंड 2 के साथ एक ऑप्शन और देना चाहिए था, 2 और 4 यहाँ करना चाहिए था, तो तब तो बच्चे को थोड़ा समय लगता भी। अब तुमने क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं बचाया तो सीधे टिक ही करेगा बच्चा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसको आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का दोस्त कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एस्टेट है CH3COO-। ठीक है, यहां पे आप इसको CH2 कर दीजिएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये हेक्साडेंटेड कैसे है, ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से है। अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका एक यहां पे, एक ये डोनर यहां पे, एक डोनर यहां पे 3, एक यहां पे 4, एक यहां पे 5 और एक यहां पे 6। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे आपको दिख रहा है 6 लिगेंड डोनेट करते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब हेक्साडेंटेड के साथ 4 ऑक्सीजन के डोनर है। हाँ भाई देखो 1 2 3 4, 2 नाइट्रोजन के हैं। हाँ भाई 2 नाइट्रोजन के हैं। अरे कम से कम ऑप्शन तो सिंपल करवा देते यार, टफ कर देते। इन्होंने हेक्साडेंटेड विद 4 ऑक्सीजन दिया है, कर देना चाहिए था 4 की जगह यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर देना चाहिए था, नाइट्रोजन को 4 कर देना चाहिए था। एक ऑप्शन में देना चाहिए था हेक्साडेंटेड विद 2 डोनर ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन डोनर। तो कम से कम बच्चा स्ट्रक्चर तो बनाए, उसको बच्चे को स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है यार। मतलब मुझे लगा जब इस सवाल मैंने देखा, हमने कहा ये क्या सवाल दिए हो भाई, ऑप्शन तो सिंपल दे दो, इतने टफ दे दो यार, इतने सिंपल ऑप्शन दिए हो। ठीक है, ओके, तो ओवरऑल पेपर में बार बार बोल रहा हूं, पेपर कुछ भी नहीं था, एकदम मतलब लेवल गिरा दिया है इन्होंने पेपर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट आफ्टर डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज 2-पेंटोइन। तो बताओ ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? अरे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले काम करो, ये बना लो 2-ब्रोमोपेंटेन, बना लिया। ठीक है, अब आपने कभी एलिमिनेशन रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी। जब कभी भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, 2 ईल्ड लाते हो, एक हॉफमैन ईल्ड लाते हो और एक सेट्जेफ ईल्ड लाते हो। आप जनरली सेट्जेफ को आप मेजर मानते हो और हॉफमैन को आप माइनर मानते हो। ऐसा होता नहीं है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो
मैकेनिज्म है वो कैसे जा रही है। अगर वो EI मैकेनिज्म जाती तो हॉफमैन इज अ मेजर, और अगर E2 जा रही है तो सेटजेफ इज अ मेजर। बट खैर ये नीट है, इसको ना E2 से मतलब है ना इसको EI से मतलब है, इसको एक बात से मतलब है भैया एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये पेंटुईन बन रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ये प्रोडक्ट, सॉरी ये आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है इन्होंने इसको मेजर मान लिया है। 1 2 3 4 यहाँ कर दिया 5, ठीक है। ओके, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, तो इन्होंने इसको मेजर माना है। तो ये कब हो सकता है, तो ये आपका तब हो सकता है जब आपका रूल कौन सा लग रहा हो, आपका सेटजेफ रूल लग रहा हो। सेटजेफ की डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाहिए था, इनको ये पूछना चाहिए था कि ये किस मैकेनिज्म से जाता है, ये E2 से जाता है, E1 से जाता है या EI से जाता है, तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा और आपसे बोल दिया कि बताओ इनमें से कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन देखिए, ये हकल्स रूल दे दिया है। हकल्स रूल यार एरोमेटिसिटी के लिए होता है, मतलब काहे का ये रूल है। ठीक है, हुंस रूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा। तो काहे का ऑप्शन दिए हैं यार, एक बार एक ऑप्शन देना चाहिए था। हॉफमैन यील्ड और सेटजेफ रूल तो समझ में भी आए, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक सेटजेफ एक हॉफमैन यील्ड दे रखी है। ठीक है, तो फिर भी आपको पता है कि सिंपल सा आंसर है सेटजेफ यील्ड ऐसा करता है। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से है, और ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर देखोगे पहले क्वेश्चंस के साथ, तो अगर आईआईटी के क्वेश्चन उठाओगे तो वहां से इन्होंने कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है, बस वैल्यू आगे पीछे कर रखी है। ठीक है, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट पढ़ा होगा, पीके टर्म्स पढ़ा होगा, पीके टर्म्स पढ़ा होगा, पीएच निकालने की कोशिश की होगी। तो आपने जब हम लोग पीएच निकाला करते थे तो पीएच 4 तरीके से निकलते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और वीक बेस वीक एसिड का। 4 फॉर्मूले होते थे पीएच को निकालने थे। तो यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को देख के पहचानो कि यहाँ पे पीके और पीकेबी दोनों दे रखा है। अगर स्टूडेंट के तौर पे सोचूं तो मैं सीधे बोलूंगा कि मेरे दिमाग में चारों होने चाहिए, तब तो मुझे दिमाग लगाना पड़े कि कौन सा पुट करना है। तो उसका तरीका है कि आप इन दोनों को देखो, कि पीके भी देखो और पीकेबी भी देखो। अगर आपको पीके पीकेबी दोनों दिख जाए तो समझ लो ये वीक एसिड और वीक बेस वाला कंसेप्ट है। और जब कभी भी वीक एसिड और वीक बेस के कंसेप्ट की बात आएगी तो फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 + ½ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। आपको ये फॉर्मूला पुट करना चाहिए था, आपका सवाल आपके सामने होता। अब बस आपको यहाँ पे मैथ्स लगानी है। 7 + ½ ऑफ पीके कितना दे रखा है, पीके आपको दे रखा है 4.77 और ये क्या दे रखा है 3.27। बस इसको सॉल्व करिए और खटक से अपना आंसर लाइए 7.75। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन को बिना पेन चलाए कैंसिल कर सकता था, दैट्स ऑप्शन नंबर 1 वाला और ऑप्शन नंबर 3 वाला। कैसे कैंसिल कर सकता था, क्योंकि एज पर रूल यहाँ पे 7+ लगा हुआ है, कितना भी करेंगे वैल्यू ग्रेटर देन 7 आनी ही आनी है। तो आपको जो बुद्धि लगानी थी वो इन 2 ऑप्शन पे लगानी थी। अगर बच्चा बहुत अच्छा होता है, अगर बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती तो ये सॉल्व ना करता और सीधे आंसर बताता। क्यों बताता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अब जो 8.5 दे रखा है, ये कहीं ना कहीं इसको ज्यादा बेसिक बना रहा है, और ये जो 7.75 है इसको बॉर्डर लाइन पे खड़ा कर रहा है। आपने हमेशा ये बात पढ़ा है कि अगर वीक एसिड और वीक बेस होंगे तो वो ज्यादा बेसिक नहीं होगा, वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा होगा। मुझ जैसा टीचर या कोई अच्छा स्टूडेंट अगर ऐसा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेगा और सीधे 7.75 करके निकल जाएगा। आप यहीं पे टाइम बचाओ, यहीं पे टाइम बचाओ। मैं आपसे कौन कह रहा है यार, एग्जामिनर वो देखने थोड़ी ना आ रहा है कि तुमने वैल्यू निकाली कहाँ रखी है, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना चल रहा है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है पीके पीकेबी में ज्यादा गैप नहीं है, मतलब दोनों ही बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। बॉर्डर लाइन मतलब एकदम 7 पे खड़े हैं। ठीक है, तो ना 7 पे आगे ना 7 के पीछे ज्यादा जाना नहीं है आपको। 7 के आप बैक जा नहीं सकते क्योंकि 7 + समथिंग होता है, तो 2 ऑप्शन तो तुरंत हटा ही दिया ना। ठीक है,
क्लियर कट है। मैं फिर आपसे वही बोल रहा हूं बेटा, पेपर को आना और पेपर को टाइम पे फिनिश करने में बहुत अंतर है, ठीक है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसने टाइम के साथ खत्म किया होगा। नॉलेज अपनी जगह है और टाइम के साथ का नॉलेज अपनी जगह है, ठीक है। बात कर लेते हैं इस बार के थोड़े कट ऑफ की। तो जहां तक हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस बार थोड़ा सा पहले से हाई जाना चाहिए, या अप्रोक्स जहां तक मुझे लगता है कि वो 550 से लेकर 580 के बीच को टच करना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या कट ऑफ आता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आती है, देखेंगे, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को बात करें तो सीधे सीधे उन्होंने दिया है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइस इन हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, ठीक है। HCP पैटर्न में आपसे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइस बात की है। आपने कभी अगर हेक्सागोनल पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा होगा हेक्सागोन में, या आपने यहां से पढ़े होंगे कि ये आपके 1/6 ऐसे होते हैं, बीच में एक यहां पे, इधर भी ये 1/6 के ऐसे 6 और बीच में आपका एक ऐसे, और बीच में 3 और ऐसे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं, वो यहां पे होते हैं जो किसी से टच नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने लेयर पढ़ी होगी। अब बच्चे अगर मैं यहां की बात करूं तो इधर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/6 का होता है, बीच वाले का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ का होता है, और इनका पूरा पूरा एक का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप इसके एटम कंट्रीब्यूशन की बात करोगे, मतलब आप इसके z की वैल्यू की बात करोगे, तो आपको 1/6 के देखो 6 ऊपर से मिलेंगे और 6 नीचे से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 नीचे से मिलेंगे, तो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। हाफ हाफ के आपको बीच में 2 मिल रहे हैं, देख सकते हो, तो 1/2 के कितने मिल गए, आपको 2 मिल गए, और तीनों ये ऊपर एक साथ जो कि किसी से शेयर्ड नहीं होते हैं। टोटल यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 6 आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखी है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि इफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, if the atom is n, the number of octahedral void is also n, and if the atom is n, the number of tetrahedral void is 2n, ऐसा दे रखा है। हाँ, आपने पढ़ा है if there are n atoms, if there are n atoms, then number of octahedral void is also n, whereas number of tetrahedral void is 2n। आपने पढ़ा होगा, ओके, आपने पढ़ा होगा ये बात। तो यहां पे देखिए आपकी z की वैल्यू 6 आ रही है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल भी आपके 6 आएंगे और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भी आपके 12 आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल के लिए 12 और ऑक्टा के लिए 6, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी आपको हेक्सागोन की नॉलेज होनी चाहिए। एज अ नीट स्टूडेंट आपने जब पढ़ा होगा तो उसको जनरली आपने क्यूब में पढ़ा होगा, आपने हेक्सागोन में शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये हेक्सागोन वाला कंसेप्ट जेई में आता है, जहाँ पे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, और ये सब बात हम लोग इसमें करते हैं, जेई के लिए करते हैं। नीट में हेक्सागोन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो तो आप इसको मॉडरेट और इसको डिफिकल्ट में रख सकते हो, जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IUPAC से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप ग्रैब द चांस, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। अब इसका एक तरीका है कि मैं इसको लिखूं, फिर बनाऊं और फिर मैच करूं, और दूसरा तरीका है कि दिमाग चला दूं। दिमाग चलाने का मतलब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2,6 डायमिथाइल डेक, कौन सा इन चाहिए, 4 इन चाहिए। आप बताओ कि इनमें से किसको पकड़ूं कि 4 इन आ जाए। यहां देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 आ रहा है, 1 सेकंड का ऑप्शन हो सकता है। इधर 1 2 3 आ रहा है, ऑप्शन ही खत्म हो गया। इधर 1 2 3 आ रहा है, ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब बैठ के
एक तरीका है, मैंने आपसे कहा कि आप स्ट्रक्चर खुद बनाइए, फिर मैच करिए कि नहीं मेरा कौन सा मैच हो रहा है। अरे भैया इतना टाइम ना है, ठीक है, आपको तुरंत टिक करना है, ठीक है, क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्वेश्चन तो समझ लीजिए अपने गिफ्ट के तौर पर उन्होंने भेजा है, जाइए मार्क्स लूट लीजिए, वो कहते हैं, ठीक है, मार्क्स लूट लो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपके हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। मेरे हिसाब से मैं इसको मात्र 10 सेकंड में खत्म कर देता, क्वेश्चन को देखता ही सीधा, कुछ नहीं देखता, वहां देखता जहां 4 है और सॉल्व हो जाता। 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, हार्डली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गैसियस स्टेट से आया है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन को, हाँ थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगवाने पे मजबूर किया है बच्चों को। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, अगर आप 2 ऑप्शन को हटा देते हो तो। आपने बॉयल्स लॉ का नाम जरूर सुना होगा। प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। तो पहले तो मैं उन ऑप्शन को हटाऊंगा जो कोई काम के नहीं है, दैट मीन्स ये हो रही है। अब ये क्यों कोई काम के नहीं है, तो उसके पीछे कारण है कि भैया प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्स का जब भी ग्राफ बनाओगे बेटा, इनवर्स का जब भी ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, राइट, ओके। तो इस ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, बचे आपके हाथ में ये ऑप्शन। अब इन ऑप्शन में भी आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे इसने 600 दे रखा है, यहाँ पे 200 दे रखा है, मतलब यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ जा रहे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये 3 टेम्परेचर दे रखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं T1 मान लेता हूँ, इसको मैं T2 मान लेता हूँ, इसको मैं T3 मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है तो एक काम करो, किसी एक पीक को कांस्टेंट कर दो। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो वॉल्यूम को जब मैं कांस्टेंट करूंगा तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होगा। क्या बोला, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा दोस्त, T1 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा और फिर T3 हो जाएगा। अल्टीमेटली कहने का सेंस इतना ही है कि टेम्परेचर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहिए। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, तो ये वाले ऑप्शन में ऐसा है, ठीक है, क्लियर कट है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डायहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन। देखिए याद करिए, आपने सॉहर्स, न्यूमैन, इन सब से प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब कभी भी डायहेड्रल एंगल की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शंस का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, आपके सामने इथेन है, आपको पता है इथेन दैट इज C2H6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3CH3। अब इसमें कोई सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा कार्बन होते हैं तो सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ पे लेकिन कोई जरूरत है नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधे कार्बन लोगे। तो ये मान लीजिए कार्बन है, तो इसके एक फ्रंट पे कार्बन होगा, इसके एक बैक पे कार्बन होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट कब हो सकता है, तो लीस्ट तब होगा जब रिपल्जन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और रिपल्जन कब ज्यादा होगा, जब एंगल सबसे कम होगा। तो आप खुद लॉजिक सोचो कि अगर मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो एक पॉसिबिलिटी आपके सामने इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप दिख रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये भी यहाँ पे जो एंगल देख रहे हो ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो सबसे लीस्ट एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिपल्जन होगा बिटवीन द बॉन्ड्स और बिटवीन द एटम्स वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे आपको क्या मिलने वाला है, लीस्ट रिपल्जन मिलने वाला है। खुद लॉजिक सोचिए, जैसे जैसे आप डिग्री को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और रिपल्जन कम होता चला जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि मान लीजिए पहले ये 0 पे था, ठीक है, इसके बाद आपने इसको रोटेट किया, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को रोटेट किया,
जब यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे पहुंचे 60 पे, और फिर आपने इसको ऐसे किया तो यहाँ पे आप उसको पहुंचे 180 पे, राइट। ओके, तो ये मेन 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 की, 60 की, ऐसे 120 की भी होगी, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे होगे वो आपको 0 का एंगल नजर आएगा, यहाँ पे जो आप एंगल देखोगे वो आपको 60 का नजर आएगा, और यहाँ पे जो एंगल देखोगे वो आपको 180 का नजर आएगा। तो सबसे स्टेबल एंगल 180 का और सबसे लीस्ट स्टेबल एंगल हमारा 0 डिग्री का। इसलिए बच्चे यहाँ पे इस पीछे वाले क्वेश्चन में जो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं नीट में, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट बोलता है कि एसीटोन है, उसको RMGX से रिएक्ट कराया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका प्रोडक्ट पूछ रहा है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस बहुत बार पढ़ी होगी, आपने रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी कि अगर आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है और आप इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हो, RMGX से ट्रीट कराते हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला पार्ट पार्शियली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शियली नेगेटिव, इसको अपन लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं। तो जब आप इस पे अटैक कराओगे तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा O माइनस MgX और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, सीधे अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि ये आपको अल्कोहल देने वाला है, राइट। अब आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है, एस्टल्डिहाइड हमको 2 डिग्री अल्कोहल देता है और कीटोन हमको 3 डिग्री अल्कोहल देता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एसीटोन है आपके पास, तो यहाँ पे जो मिलने वाला अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एसीटोन है, C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे CH3, और आप इसको किससे रिएक्ट करा रहे हो, C2H5MgX के साथ। यहाँ पे X की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, Br यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव लिया और यहाँ पार्शली नेगेटिव लिया, इसका अटैक इस पे, ये बॉन्ड ऐसे खुला तो ये आपके हाथ में आया O माइनस, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका C2H5 और यहाँ आपका CH3। ठीक है, और ये हो गया OMgX। फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो माइनस है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हो गया OH, यहाँ आपका आया CH3, यहाँ आपका आया CH3 और यहाँ आपका आया CH2CH3। ठीक है, तो बस अब जो प्रोडक्ट बन गया, ये आपके सामने प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, ये प्रोडक्ट आपका 3 डिग्री का अल्कोहल आपके सामने है। नाउ माय डियर, अब आपसे इसका IUPAC में ऑप्शन पूछे हुए हैं, तो बहुत ही सिंपल IUPAC आप देख सकते हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपको क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, कोई ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए, देखिए पहला ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल आपके सामने आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस ग्रिग्नार्ड के सहारा प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली टैकल करके आए होंगे। ये सब क्वेश्चन तो रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं बनता अगर आपको हल्की सी ग्रिग्नार्ड की मैकेनिज्म याद है तो। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। इसका प्रेशर निकलने वाला है P1, और दूसरा 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका 250 ml पानी में डाला, इसका प्रेशर है P2, और तीसरा 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इसको भी 250 ml में डाला। तो आपसे पूछ रहा है कि हमको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को एक है कि मैं पूरा सॉल्व करूं और एक है कि आपके ऑप्शंस को मैच करते हुए निकल जाऊं। सबसे सही तरीका है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट सोच रहे हो, एज ए स्टूडेंट कर रहे हो उसको सॉल्व को, तो आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढो जो सबको इजीली कैंसिल होता चला जाए। माय डियर, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपने बहुत जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, और पाई को अपन लोग क्या बोलते थे, N/VRT। अब ये तो फैक्ट है कि R और T सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, बात आती है वॉल्यूम की, देख सकते हैं वॉल्यूम भी सभी का सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 250 ml, यहाँ पे भी 250 ml, यहाँ पे भी 250 ml, अंतर है सिर्फ किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। तो वॉल्यूम भी सेम है, R भी सेम है और T भी सेम है। तो इनडायरेक्टली वे में बेचा आप खुद सोचो कि पाई इज इक्वल टू
n बाई वी आर टी हो गया और v भी सबका सेम है, मतलब पाई जो है गया वो पूरी तरह किस पे डिपेंड कर गया, n पे डिपेंड कर गया, मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स भी किस पे गिवन है होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप इन्होंने क्वेश्चन इतना सिंपल कर रखा है, आप यहाँ पे देखिए, एक आपके पास क्या है, सुक्रोज है, एक आपके पास ग्लूकोज है और एक आपके पास यूरिया है, ठीक है। तो आप अगर ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज C6H12O6, उसका गिवन मास आपके पास 10, इसका मोलर मास मान लीजिए आपको नहीं पता है, इसको आप m मान लीजिए, वैसे 180 होता है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन में गिवन मास कितना दे रखा है, इन्होंने 10 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इसका मोलर मास आप m ले लीजिए, ठीक है। तीसरा है यूरिया, दैट इज NH2CONH2, NH2CONH2, इसका भी गिवन मास क्या दे रखा है 10 और इसका मोलर मास आप m ले लीजिए। वैसे सुक्रोज का मोलर मास आपको पता होना चाहिए 342 होता है, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंट, इसके मोलर मास को भी सॉल्व नहीं करना, आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम ही नहीं है, तो क्यों आप इसे को सॉल्व करोगे। आप सीधे दिमाग ये लगाओ कि जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब माय डियर, नंबर ऑफ मोल ज्यादा देखने के लिए गिवन मास भी सबके सेम है, तो आंसर बात फंसती है किस पे, मोलर मास पे। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जिसके मोलर मास सबसे ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है। तो अब आपको पता है सुक्रोज देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोलर मास कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सुक्रोज से बनने वाला प्रेशर सबसे कम होने वाला है, ठीक है। तो सुक्रोज को उन्होंने क्या नाम दिया है, P3 नाम दिया है, तो P3 सबसे कम होने वाला है, मतलब पहले ऑप्शन को तो मैं हटा दूंगा, एक सेकेंड, पहले ऑप्शन को तो मैं हटा देता हूं, कोई काम का ऑप्शन नहीं है। अब बात उठती है, इवन चौथों के भी हटा देता हूं क्योंकि यहीं पे इन दोनों ऑप्शन में क्या है, P3 सबसे लास्ट में है। अच्छा, दूसरा है P2 किसका है, वो यूरिया का है, और P1 किसका है, ग्लूकोज का है। तो आपको पता है ग्लूकोज का जो मास होगा वो यूरिया के मास से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा मोलर मास के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपका ग्लूकोज का मोलर मास एज कंपेयर टू यूरिया ज्यादा है तो उससे बनने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो फाइनली P2 सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन P1 एंड देन P3। तो ये आपका आंसर ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको पेन नहीं चलाना था, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इतना ज्यादा आपको पता ही है कि मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कम, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास भी सेम था। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बट सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैसियस स्टेट से पूछा गया सवाल है, आइडल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो आपसे क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताइए फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, जिसमें 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम आपकी ऑक्सीजन है और 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, और टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए आपने बहुत बार पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर होगा वो आपको निकालना है, तो P जो हो जाएगा वो nRT/V हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो गैस है वो 2 गैसेस हैं, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना है, RT/V से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको गिवन मास और मोलर मास वाले कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, गिवन मास और मोलर मास वाले कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन मास कितना है, अगर मैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूँ तो गिवन मास आपका 4, मोलर मास यहाँ पे O2 16 दूनी 32, ठीक है, ओके। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1, ठीक है, 2/2। तो यहाँ पे 1/8 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा वो आपका 9/8 आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको तो फॉर्मूले पुट कर दीजिए, फॉर्मूले पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने खड़ा है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/8, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.812, 821, टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, दैट इज 273,
3। आप इसको उठा के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, आप r की वैल्यू 1/12 भी ले सकते हो क्योंकि 0.0821 दे रखा है। आप इसको 1/12 लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 25.18। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बट था सिंपल। ओवरऑल आपको कैलकुलेशन इसमें करनी थी और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX। ठीक है, अब CX क्या है आपको पता है, यहाँ पे FCF है, Cl है, Br है और I है। इतना सिंपल क्वेश्चन, कुछ कहना ही नहीं। टॉप से बॉटम जाएंगे बच्चा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। मतलब टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब टॉप से बॉटम जा रहे हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो F का होगा, और सबसे वीक किसका होगा, I का होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे एक ही ऑप्शन में आपके पास देख रहा है, देखो CH3 यहाँ पे F है, फिर Cl है, फिर Br है और फिर I है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में भी आपको कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही चुग्गा क्वेश्चन, मतलब इजी मोड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक नेम रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, RCO- Na+ NaOH और समथिंग दे रखे, आपको अल्केन बना दिया है। आपसे बोल रहा है बताइए यहाँ पे मिसिंग रिएजेंट कौन है, जहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ठीक है, अगर आपको कुछ नेम रिएक्शंस याद हो तो नेम रिएक्शन में आपने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का जरूर नाम सुना होगा, आपने सोडा लाइम का नाम सुना होगा। NaOH और CO का मिक्सचर होता है। जब कभी भी सॉल्ट होता है और सॉल्ट का आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो आपको अल्केन बनता है। बहुत बार आपने इस रिएक्शन को टैकल किया होगा अपनी केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे आप NaOH और CO डालते हैं मिक्सचर ऑफ 3:1, तो यहाँ पे आपको RH बन जाता है। ठीक है, और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। आपने क्वेश्चन ये बहुत बार किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग कौन सा है, CaO, और एक ही ऑप्शन में है। अच्छा, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डाइबोरेन दैट इज B2H6, इसका भी कोई मतलब नहीं है, और व्हाइट फास्फोरस का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अगर आपको अल्केन ऑब्टेन करना है तो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था, आपको रिएजेंट पहचानना था, वो भी इनकम्प्लीट आधा कर रखा था, कुछ तो सही देते थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 45 degrees Celsius with benzene to octene in the ratio of 3:2. At 45 degrees Celsius, the vapor pressure of benzene is 280 and that of octane is 420 mm of mercury. देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, आपने कभी रॉल्स लॉ पढ़ा हो, तो रॉल्स लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से। दैट इज, अगर आपने रॉल्स लॉ पढ़ा है तो रॉल्स लॉ कहता है PA इज इक्वल टू P0 इकाई, ठीक है, और PB इज इक्वल टू P0 B इकाई B। और आपने पढ़ा होगा जो PT है वो PA प्लस PB है। दैट इज आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, P0 A इकाई A प्लस P0 B इकाई B। ठीक है, P0 A P0 B, यहाँ पे एक को बेंजीन ले लिया और एक को आप ऑक्टेन ले सकते हो। ठीक है, तो आप देखो बेंजीन का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, P0 A दे रखा है, और ऑक्टेन का भी आपको क्या दे रखा है, P0 B दे रखा है। इसका मतलब आपको प्योर कंडीशन में प्रेशर दे रखा है, तो P0 फॉर बेंजीन आपको दे रखा है 280 और P0 फॉर ऑक्टेन आपको दे रखा है 420 mm ऑफ मर्करी। लेकिन यहाँ पे डाटा दे दिया कि इनकी जो मोलर रेशियो है वो कितना है, 3:2। ठीक है, मतलब आप मोल्स के टर्म में बात कर रहे हो तो इनके जो मोल्स के रेशियो हैं वो क्या है, 3:2। मतलब कहने का सेंस क्या है, मोल्स ऑफ बेंजीन टू द मोल्स ऑफ ऑक्टेन वो आपका क्या है, 3:2 है।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मोल्स ऑफ बेंजीन टू द मोल्स ऑफ ऑक्टेन क्या है 3:2। अब देखिए कभी भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। सिंपल सी बात है। अब आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना हो तो आपने पढ़ा होगा मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, राइट। तो हमारे सामने डाटा आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, हाँ या नहीं? तो यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन, यहां से मोल्स ऑफ ऑक्टेन कॉमन ले लूंगा तो 3/2 + 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहां से आपका कितना आ गया 1.5 डेढ़, और यहां पे आपका आ गया 2.5, दैट इज 2.5। तो ये आपका आ गया दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बेंजीन, राइट। आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल दिया। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन बोला सॉरी ऑक्टेन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वो आपका कितना होता है, 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन जो हो जाएगा वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इज 1 माइनस 1.5/2.5। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं, क्वेश्चन की वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने खड़ा है, दैट इज टोटल प्रेशर निकालना था तो P नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P नॉट ऑफ ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब P नॉट ऑफ बेंजीन आपके सामने क्वेश्चन में कितना दे रखा था, अगर आप डाटा को देखते हो तो दे रखा था 280 और यहां दे रखा था 420। ठीक है, ओके। तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना, P नॉट ऑफ बेंजीन 280 इंटू 1/5 इंटू 2/5 और यहां पे कितना है 420, 1 माइनस 1.5/2.5। ठीक है, आप इसको सीधे सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 168 इसकी वैल्यू आएगी और 168 इसकी वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 336। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था ओवरऑल, बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो आपको लंबी लगेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर कट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करिए, आपके सामने आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 168, इधर की वैल्यू भी 168, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 336 आ जाएगा। ठीक, क्लियर कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से अगेन नेम रिएक्शन के नाम पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है। आप यहां से देख सकते हैं बेंजीन है CO.HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने कभी गेटरमैन कोच रिएक्शन का नाम सुना हो तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन के नाम पे रिएक्शन है, मतलब ए का क्या होने वाला है, आपका सेकंड होने वाला है। अब एक मजे की बात देखो, ए का सेकंड आपके किस ऑप्शन में है, ए की ऑप्शन में, तो आपका आंसर तो आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूं खत्म होता है, बट फिर भी अगर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इस रिएक्शन को आपने नाम सुना होगा हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ये HVZ रिएक्शन, तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस हैं। ओके, आपने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाते हुए देखा होगा, इसको आप एस्टरिफिकेशन बोलते हो। ये आपने आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट का नाम सुना होगा, तो ये इसके साथ आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था, पूरे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो बनता तब जब पूछता कि एक एक की मैकेनिज्म बताइए किस जगह से जा रही है। ठीक है, क्लियर कट है। जैसे ग्रिग्नार्ड के लिए आपसे पूछ लेते कि कौन सी मैकेनिज्म पोज करती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपका पोज होने वाला है, तो आप इसको यूज करते हो, बट ठीक है इतना आपका लेवल है ही नहीं, तो पूछेगा क्या सवाल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस और कुछ नहीं, एनसीईआरटी की जो नेम रिएक्शंस हैं वो याद रहेंगी, तो आप इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आया है, एनसीईआरटी से ना ज्यादा ना एनसीईआरटी से कम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने टॉलिन दे रखी है, CrO2Cl2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दे रखा है, बीच में X दे रखा है और आपका बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया। तो देखिए बच्चा, आपने कभी इटार्ड रिएक्शन का नाम सुना हो
तो ये इटार्ड रिएक्शन का बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ये बेंजीन है, इसको क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे OCRO HCl2 का होल ट्वाइस बनता है। बस इसका बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वही हुआ है, तो आपसे बीच का इंटरमीडिएट पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये CHO HCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस एक बीच का मिसिंग मेंबर गायब था वो फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे NaBH4 नाम का एक रिएजेंट दे रखा है। आपसे बोलता है कि NaBH4 जो है वो किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। तो ये बात आप शायद जानते होगी कि अगर आप LiLH4 को NaBH4 से कंपेयर करोगे तो सोडियम की पोलराइजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है एज कंपेरिजन टू लिथियम। तो सोडियम की अगर पोलराइजिंग पावर अच्छी नहीं है तो NaBH4 जो है एज कंपेरिजन टू LiLH4 उतना अच्छा नहीं होता। कहने का क्या मेरा सेंस है कि आपने पढ़ा होगा कि जो LiLH4 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को और एस्टर को रिड्यूस कर देता है, लेकिन अगर आप NaBH4 की बात करोगे तो NaBH4 कभी भी ऐसा काम नहीं करता है, वो रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एस्टर है, ठीक है, और NaBH4 दे रखा है, तो कहीं पे भी एस्टर चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन में तो इन्होंने एस्टर को हटा दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, जो कि गलत हो गया है। मतलब दो ऑप्शन आपके सामने ऐसे हैं जिसमें एस्टर आपका चेंज नहीं हुआ है, एस्टर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात, NaBH4 को दूसरा काम है कि ये कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ओके, तो एल्डिहाइड को 1 डिग्री में कन्वर्ट करता है और कीटोन को 2 डिग्री में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इस कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए एक ही अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि NaBH4 की जो पावर है वो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ठीक है। यही सवाल अगर LiLH4 पढ़ा होता तो ये जो आपका एस्टर दिख रहा है ये एस्टर रिड्यूस हो चुका होता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर बहुत ही सिंपल आया बच्चे, कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करके फटाफट आंसर लाना था। हमने पहले बताया था कि पूरा पेपर फॉर्मूला बेस्ड आया है और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी भी फॉर्मूला रखा, बहुत आपने जिसने जिसने क्लियर कट एनसीईआरटी पढ़ी होगी डेफिनेटली उसका होना ही होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आरएनएस पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द आरएनएस दे रखा है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कितना, इतना दे रखा है। आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए। देखिए आपने आरएनएस की इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट इज K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT, या आपने इसको ऐसे ही पढ़ा होगा दैट नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को इसको और करके आप ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A, ठीक है। दैट शुड बी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी क्या है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस 3 लगा दो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा दो, तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे A था। तो आपने इक्वेशन लगाई y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस EA/R मिल जाएगी क्या, हाँ या नहीं, बोलो। आपने ग्राफ भी इसका बहुत बार बनाया होगा, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस x में रखा होगा आपने 1/t और स्लोप को ऊपर से नीचे फेंक दिया होगा, ठीक है। हमको स्लोप से फिलहाल भी मतलब नहीं है, स्लोप की वैल्यू से मतलब है। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है -5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू माइनस EA/R, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो EA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर 3 R। अब R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, जो कि एनर्जी का फॉर्म है।
तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है 5 यहाँ पे 8.314 से, ठीक है। तो 8 पंचे 40 और समथिंग कुछ आ रही होगी, तो 8 5 जा 40 समथिंग कुछ आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 41.5, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आपको आर्निस की इक्वेशन पता होगी तो क्वेश्चन यूं झट से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। पेपर बहुत कुछ भी नहीं था यार पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का अगर आपने नाम सुना होगा, सभी बच्चे ने सुना ही होगा, Na-NO2 और HX 0C5 डिग्री सेल्सियस, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट से यहाँ पे आप देख सकते हो गायब है। तो अगर आपको पूरा फ्लो चार्ट याद हो कि डाइजोनियम सॉल्ट में HBF4 डालते हैं तो क्या करता है, Cu2X2 डालते हैं तो क्या करता है, CuCN डालते हैं तो क्या करता है, AgCN डालते हैं तो क्या करता है, वाटर डालते हैं तो क्या करता है, HI डालते हैं तो क्या होता है, KI से क्या होता है, इसके अलावा आपका अल्कोहल से क्या होता है, H3PO2H+ से क्या होता है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का फ्लो चार्ट है। तो डाइजोनियम सॉल्ट के फ्लो चार्ट में आपने एक रिएक्शन देखी होगी, अगर आप इसको एक्वस इथेनॉल में डालते हो तो आपको यहाँ पे बेंजीन मिलता है। इसके अलावा एक तरीका और भी था, अगर आप इसमें H3PO2 और H+ डालते तो ये भी एक ऑप्शन होता, ठीक है। खैर मल्टी कैरेक्टर होता ही नहीं है तो बात ही नहीं करनी, कहने का सेंस है इसकी जगह ये भी दे देता तब भी आंसर यही आता, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ प्रोडक्ट बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है तो बहुत सिंपल, बस ओवरऑल आपको इसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.007, एसिटिक एसिड इज 20 साइमन स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एक एसिड का, ठीक है। एक एसिड का क्या निकालना है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास कौन है, एसिटिक एसिड है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिटिक एसिड को आप ब्रेक कर रहे हो तो ये ब्रेक होगा CH3COO- और H+ में, ठीक है। आपने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया होगा, यहाँ पे C कुछ भी नहीं, तो C - C अल्फा, यहाँ पे आएगा C अल्फा, राइट। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी Ka = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, कुछ नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, से वहां से आया होगा Ka = C अल्फा स्क्वायर। नाउ माय डियर, अल्फा इज नथिंग, इज द रेशियो ऑफ मोलर अपॉन लिमिटिंग। किसका रेशियो है, मोलर अपॉन लिमिटिंग का रेशियो है। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको अल्फा फाइंड आउट होता है। यहाँ पे अल्फा लिमिटिंग क्या है, इनके कैटायन और एनायन का सम एज पर खरलॉस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, दैट इज CH3COO- प्लस यहाँ पे कितना है H+, इसकी वैल्यू 350 दे रखी है, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है, तो बच्चे सीधे 400 आ गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी की। तो यहाँ से आप अल्फा इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे, 20/400, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। C की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.007 और आपके अल्फा की वैल्यू आ जाए 2/40 या 1/20, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। बस अब आप इसको उठा के सॉल्व कर दो और वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब आइए करते हैं, तो Ka = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। C की वैल्यू कितनी है, 0.007, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/20, इसका स्क्वायर अपॉन 1 - 1/20। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो आपकी वैल्यू आएगी 1.75 × 10⁻⁻5, ठीक है। एक ऑप्शन में अपने पास होगी भी, इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये ऑप्शन 1.75 × 10⁻⁻5, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, बस
इसकी जो टफ थी वो है आपके लिए कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन का पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो, वहां पे आप परेशान नहीं होते हो एग्जाम हॉल में, आपको प्रेशर फील नहीं होता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा लेगा अगर आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो। वैसे आपके पास 1 मिनट है नहीं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जाए, अदरवाइज अगर आप यहां दोगे तो फिर वही बात, फिजिक्स को क्या दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर बोले तो जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 ना हो। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आप देख सकते हैं अगर आपके सामने NO2 है तो आपने NO2 को ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। POCl3 अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है HCHO, और SbCl5 के बारे में आपको पता है कुछ ऐसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नॉन पोलर, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट उठा के इसका 0 कर दो। पोलर मॉलिक्यूल्स वो जिनका डाइपोल 0 नहीं होता, तो ये यहाँ पे इसका नॉट इक्वल टू 0, इन तीनों का आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट बचा आपका 0 आएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और पोलर मॉलिक्यूल्स वो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो SbCl5, 3 यहाँ पे आपके 2 आपके एक्सियल बॉन्ड और 3 आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट 0 होना ही होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो बहुत प्यारा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्या दे रखा है, FeCN6 3-। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन कब कब आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और ये दोनों वीक फील्ड में है। इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास बहुत प्यारा तरीका था कि इतना पता है कि मुझे जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व भी ना करूं तब भी अपने आप आंसर खुद बता रहा है कि मेरा आंसर ये है, मेरे ऑप्शन पे मैच कर दो। और आपने ये पढ़ा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो 5.92 बोर मैग्नेटॉन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन है जिसके पास 5.92 का है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके पास 0 है। मतलब एक आपका पूरी तरह पेयर्ड रहा होगा और एक आपका ऐसा जो पूरी तरह अनपेयर्ड रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अब आपको दिमाग लगाना था, बाकी आपको सॉल्व ही नहीं करना था, सिर्फ ये 2 ऑप्शन आपको यहां दिख जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं Fe इसकी बात करता हूं, FeCN6 3- की, तो बेटा FeCN6 3-, दिमाग लगाओ, यहाँ पे सीधे आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा, क्योंकि साइनाइड का -1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आर्गन 18, 4s0, यहाँ पे आ जाएगा 3d5। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर यही चीज FeCN6 4- है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। मतलब आर्गन 18, 4s0, 3d6। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। देखो 3d6 है, इधर देखो, यहाँ पे ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको उठा के यहाँ पेयरिंग की, इसको उठा के यहाँ पेयरिंग की, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो गए। ठीक है, और हाइब्रिडेशन D2sp3 आ गई इस वाले की। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना होगा, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आप बैठ के एग्जाम हॉल में बच्चे की तरह सॉल्व करोगे उसको, तो फिर तो आप कर चुके पेपर। ठीक है, आर्गन 18, 4s0, यहाँ पे 3d6, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर ऐसे कि 1 2 3 4 5 6, अभी इसका ग्राउंड स्टेट, फिर इसके एक्साइटेड स्टेट में पेयरिंग हो जाएगी, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म, बाकी तो मतलब ही नहीं है, हाइब्रिडेशन से पूछी नहीं है हमसे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। आइए आपको ऑप्शन दिखाते हैं।
सी वाले का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है, मतलब सी वाले का सेकंड ऑप्शन है। अब आप देखिए मैंने सिर्फ एक को पकड़ लिया, सी का सेकंड ऑप्शन, बाकी किसी में नहीं है, खटक से टिक करके निकल गया, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। कितना आपको टाइम लगा? आंसर इस कुछ भी नहीं लगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। बाकी बैठ के क्यों सॉल्व करें यार, क्या मिला एग्जाम हॉल में मैं इतना सॉल्व करूं? हाँ, एक एक सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत सिंपल सी बात है। आयरन का यहाँ पे +3, यहाँ पे आयरन का +2, कुछ करना थोड़ी ना, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपके 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और वहां पे कितने आ जाएंगे? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आप चाहो तो उसको एक बार में सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मैंने एक को पकड़ लिया, एक ने मेरा सारा आंसर दे दिया, ठीक है, क्लियर कट है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको बहुत इजीली, बहुत आराम से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजीली टैकल कर सकते हो यार। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मुझे लगता है इनको क्वेश्चन ही की कमी हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछा Cp - Cv = R और दूसरा ये पूछा, ठीक है। मुझे लग रहा था इनको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन की कमी पड़ गई थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन डाले हैं। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? फॉर द इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन एंड आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल कंडीशन। अब आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? वो कंडीशन जहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, मतलब डेल्टा U 0। किस किस ऑप्शन की बैंड बजा दें, ये और ये ऑप्शन कोई काम के नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे उसने इरिवर्सिबल बोल रखा है, तो आपने पढ़ा होगा इरिवर्सिबल में एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होती है, और रिवर्सिबल होता अगर तो एंट्रोपी इक्वल टू 0 होती। यहाँ पे एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 देख सकते हो, नॉट इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप लगाते हो तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक, क्लियर कट। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत इजीली हो जाएंगे आपसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? हाइजेनबर्ग टेस्ट दे रखा है। आपने कभी अमाइंस का टेस्ट करा होगा तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट का नाम सुना होगा, या इसको हाइजेनबर्ग टेस्ट बोलते हैं। अमाइंस के लिए आता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। आप अगर आपके सामने मैं बात करूं तो ये आपके सामने RnH2 होता है, आप इसको एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो, ठीक है। तो ये इससे रिएक्ट करके वन डिग्री अमाइन के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है। यही चीज अगर आप 2 के साथ करना चाहोगे तो यहाँ R आएगा, और 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता तो वो पास नहीं करता। तो असल में यहाँ से क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका हाइजेनबर्ग टेस्ट जाएगा। तो देखिए 3 डिग्री अमाइन दूर दूर तक नहीं जाएगा, नाइट्रो से कोई मतलब नहीं है। अब जाएगा तो 2 और जाएगा 1, लेकिन जब 1 और 2 की बात आती है तो 1 वाला जो होता है वो अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि 2 वाला अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसको बेस में डालते हो तो 1 डिग्री अमाइन वाला क्या हो जाएगा आपका? सॉल्युबल हो जाएगा, और 2 वाला सॉल्युबल नहीं होगा। इसलिए इसका सीधे आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।